सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार में ठनके का कहर देखने को मिला है, जहां कई जिलों में 17 लोगों की मौत ठनके की वजह से हो गई। रोहतास में एक महिला सहित 5 लोगों की जान गई है। अरवल में 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। छपरा, वैशाली, बांका में भी 3 लोगों की मौत की खबर है। सिवान, किशनगंज और अररिया में भी 3 लोगों की मौत हुई है। नालंदा और पटना की बात करें तो 2 लोगों की जान गई है। तो कुल 10 जिलों में 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी ठनके की वजह से। तो अरवल में देखिए 2 महिलाओं की जान चली गई। छपरा, वैशाली और बांका, ये वो तमाम जिले हैं और 10 जिलों में बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था और एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इस बीच 10 जिलों से 17 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई। तो बिहार के कई जिलों में ठनका गिरने की वजह से 17 लोगों की मौत हुई है। अरवल में 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। आवश्यक सूचना, मॉनसून आते ही ठनका गिरने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। हर रोज किसी न किसी जगह ठनका गिरने से मौत हो रही है, इसलिए आप अपना बचाव खुद करें। ठनका से बचाव के लिए कुछ बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी अनमोल जिंदगी बची रहेगी। ठनका गिरने की ज्यादा आशंका ऊंचे इलाकों, ऊंची इमारतों, पहाड़ या ऊंचे पेड़ पर होती है। इसके अलावा जहां पानी का स्रोत ज्यादा होता है, वहां पर भी ठनका के गिरने की आशंका ज्यादा होती है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि जैसे ही बारिश हो, आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। खुले आसमान, हरे पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। तो बिहार के कई जिलों में ठनका गिरने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह कि शनिवार की शाम तक बिहार के सभी जिलों में ठनके का अलर्ट घोषित किया गया था। बिहार में शुक्रवार को आसमान से आफत बरसी। आसमान से गिरती बिजली ने 15 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। शुक्रवार यानी 14 जुलाई की शाम तक रोहतास में एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। अरवल में 2 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि छपरा, वैशाली, बांका, सिवान, किशनगंज, अररिया, नालंदा और पटना में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वैशाली के पकड़ी गांव की तस्वीर तो डराने वाली है। देखिए कैसे ताड़ के पेड़ पर ठनका गिरता है और पेड़ में आग लग जाती है। अच्छी बात यह रही कि पेड़ के आसपास ना तो कोई व्यक्ति मौजूद था, ना ही कोई झोपड़ी नुमा घर ही था, नहीं तो झोपड़ी में आग लगने से भी हादसा हो जाता। समझने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के लिए ठनके का अलर्ट जारी किया है। शनिवार शाम तक ठनका गिरने का अलर्ट है, इसलिए सावधान हो जाएं और ये जान ले कि ठनका से बचाव का क्या उपाय है। अगर आप घर के भीतर हो तो बिजली से चलने वाले सामान से दूर रहें। तार वाले टेलीफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दे। बरामदे और छत से दूर रहें। इसी तरह जब आप घर के बाहर हैं तो पेड़ से दूर रहें, क्योंकि पेड़ बिजली को आकर्षित करते हैं। एक साथ खड़े होने की बजाय दूर रहें। सफर के दौरान अपने वाहन में ही रहें। खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। नाव में है तो तुरंत नाव से बाहर आ जाए। यानी अगर आप बिहार में हैं तो 15 जुलाई तक जरूर सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुपौल में कोसी बैराज पर मामूली टक्कर के बाद एक ट्रक कोसी नदी में जाकर समा गया। कोसी बैराज पर बने रेलिंग को तोड़ते हुए लोडेड ट्रक सीधा कोसी नदी में गिर जाता है और मिनट भर में कोसी नदी की गहराई में बड़ा सा ट्रक डूब गया। हालांकि इसमें सवार ट्रक ड्राइवर और खलासी सहित
3 लोगों को समय रहते रस्सी के सहारे खींचकर बचा लिया गया। कोसी बैराज पर रेलिंग तोड़कर ट्रक के नदी में गिरने का वीडियो वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर कोसी बैराज और इसी बैराज पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर होती है और उसके बाद ये ट्रक अनियंत्रित होकर देखिए कैसे रोलिंग जो यहां पर लगा हुआ था रेलिंग, उस रेलिंग को तोड़ता है और जाकर नदी में समा जाता है। राहत की बात यह रही कि ट्रक के ड्राइवर और खलासी को वक्त रहते हुए यहां मौजूद लोगों ने अपनी तत्परता की वजह से बचा लिया। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां शनिवार को ई रिक्शा की एक एजेंसी में भीषण आग लग गई। दिल्ली मोड़ के पास ई रिक्शा के यश ऑटोमोबाइल के शोरूम और वर्कशॉप की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और इसमें रखी हुई कई गाड़ियां उस दौरान जलकर खाक हो गईं। वहीं कंप्यूटर, प्रिंटर और कई महत्वपूर्ण फाइल भी बताए जा रहे हैं जलकर खाक हो चुके हैं। आग में करीब 15 से 16 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दमकल की 5 गाड़ियों ने मदद की और उसके बाद तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। एसी में आग लगते हुए वो गिरते गिरते धीरे धीरे पूरी गाड़ी जल गई। 15-16 लाख की नुकसान हुआ है सर, क्योंकि इसमें जो भी हमारे ऑफिस का मटेरियल था, प्रिंटर था, लैपटॉप था और जो फाइल वेल था वो सब जल गया सर। गाड़ी भी जल गई है, 7-8 गाड़ी भी जल गई है, कुछ नहीं बचा सर। गाड़ियाँ प्रस्थान की, इसमें 4 पहुँच गई, रात को तुरंत कंट्रोल कर लिया। इसी में शॉर्ट सर्किट से अभी तत्काल जांच के अनुसार पता चला है कि इसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, इसी से आग लगी। पटना में गुरुवार को विधानसभा मार्च के दौरान हंगामा और प्रदर्शन के मामले में बीजेपी के 63 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिरावगी, शहनवाज हुसैन, नंदकिशोर यादव सहित 63 नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने केस दर्ज करा है और प्राथमिकी में बीजेपी नेताओं पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर हंगामा करना, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। बड़ी बात यह कि एफआईआर में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दोनों के ही नाम नहीं है। तो ये वो तमाम नाम और चेहरे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नितिन नवीन जो कि पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं, वो उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। नंदकिशोर यादव और 63 कुल बीजेपी के नेता हैं जिन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, इन दोनों के नाम नहीं हैं। पटना में गुरुवार को हुए लाठीचार्ज पर डीएम ने अपना पक्ष रखा। डीएम ने कहा कि डाक बंगला चौराहे से आगे जाने से रोकने पर लाठीचार्ज किया गया क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो भीड़ को उससे आगे जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं एक कार्यकर्ता की मौत पर डीएम ने कहा कि शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, इसीलिए वे लोग आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज में विजय सिंह की मौत नहीं हुई। चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं हर्ट है और एक बार अगर वो चौक होता है तो पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर पूरा वो एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाक बंगला चौराहा पर नहीं पहुंचे लोग या कोई पहुंचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। तो इसी क्रम में वहाँ नाकेबंदी की गई थी और कुछ जो प्रदर्शनकारी लोग थे वहाँ पहुँचे और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने देखा है और रिपोर्ट भी आई है। वहाँ उनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है बैरिकेड को गिराने लगे और गिरा भी दिए, कुछ ग्रुप जो है हम लोगों ने देखे हैं। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे बढ़ने लगे और रोकने पर फिर हम लोगों ने देखा है कि मिर्च का पाउडर भी फेंका गया, इसमें कुछ जवानों के आंख में भी लगा है, एक दो जर्नलिस्ट थे उनके भी आंख में लगा है, तो मिर्च पाउडर भी फेंका गया और उसके बाद उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो वहाँ से अगर एक बार वो फेल करता हम लोगों का सिस्टम या नाकेबंदी, तो फिर उसके बाद कहीं रोकना बहुत मुश्किल होता।
फिर उसके बाद विधानसभा भी चूंकि सत्र में है और काफ़ी भीड़ वहाँ तक अगर पहुँच जाती तो एक प्रकार से प्रशासन की विफलता होती। हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वहाँ रोका गया और उसके बाद पहले वाटर कैनन चलाया गया, पानी की बौछार उससे पीछे किया गया और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फिर भी नहीं मानने पर और वो बैरिकेड गिरा करके और आगे जाने का प्रयास किया गया, उसमें फिर हल्का बल प्रयोग हुआ। तो ये पूरा घटनाक्रम है, शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं है, इसलिए हम लोग ये आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज से ऐसा नहीं हुआ है। कारण कुछ दूसरा है, जो भी है, चाहे हार्ट अटैक का हो या अन्य कोई कारण हो, कोलैप्स हो गए हैं जैसा बता रहे हैं। किस कारण से हुए हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। तो डीएम की तरफ से रखे गए पक्ष पर बीजेपी ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि डीएम सत्ता पक्ष के दबाव में बयान दे रहे हैं, बार बार मिर्ची पाउडर की बात आ रही है। अगर ऐसा है तो प्रशासन को सबूत सामने रखना चाहिए। प्रशासन जिस तरीके की बात कर रही है इस हत्या में, उससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक आकाओं की बोली प्रशासन बोल रही है। बार बार मिर्ची पाउडर की बात आ रही है। मैं चुनौती देता हूं प्रशासन को कि इस तरीके का कोई भी आरोप लगाने से पहले पुख्ता सबूत दें। चूंकि यह भाजपा का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और किसी भी कार्यकर्ता ने किसी तरह का नियम नहीं तोड़ा। प्रशासन की बर्बरता से हमारे साथी की हत्या हुई है। दूसरी बात, जिलाधिकारी महोदय, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और अगर आपके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को तुरंत जारी करें। शेखपुरा के अररिया प्रखंड में पंचायत सेवकों पर घर से काम करने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच टीम पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की भी अब जांच कर रही है। स्थल है जहां पर आरोप है कि ताला तोड़ा गया था, तो हम आए थे देखने कि सही में ताला तोड़ा गया है कि नहीं, किवाड़ी का क्या, अगर तोड़ा गया होगा तो टूटा हुआ होगा, कब्जा होगा या ताला होगा। और पंचायत सेवक से भी बात करना था, बयान लेना था। पंचायत सेवक लोग ज्यादा पाया गया था। अब अभी तो बाहर से देखने में नहीं है, पंचायत सेवक लोग आ रहे हैं तो रूम खोल। बगहा में सरकारी कार्यालयों में अंधेर गर्दी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में रोगी कल्याण समिति का एक सदस्य है राहुल मेहरा। अस्पताल में गार्ड के पद पर तैनात है, लेकिन राहुल मेहरा ड्यूटी कैसे करता है उसका अंदाजा इस वीडियो से आप लगा सकते हैं। उसके पिता के इस वीडियो से समझ में आता है। रजिस्टर में धनाधन साइन कर रहा ये व्यक्ति राहुल मेहरा का पिता रमेश राम है, जो राहुल मेहरा की ड्यूटी से गायब रहने के बावजूद भी हर दिन का अटेंडेंस बनाता था। अस्पताल के स्थापना कार्यालय का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने प्रभारी हेड क्लर्क सत्येंद्र राव से 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या हुई है। पिंटू कुमार की गोली मारकर हत्या की गई है। एक कंबा गांव में बदमाशों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक पिंटू कुमार शेखपुरा जिले के एक हरा गांव का रहने वाला था। पीड़ित देव नारायण सिंह का आरोप है कि कुछ दिन पहले 1 बीघा जमीन खरीदी गई, जिस पर गांव के ही दबंग ब्रिजेश सिंह और रितेश सिंह की नजर थी। जमीन खरीदने के बाद दोनों रंगदारी की मांग कर रहे थे। रंगदारी नहीं देने पर ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया है। एकाएक सब द्वार पर अल, राजेश सिंह कल के मारो गोली साला। राजेश सिंह कल के पहला गोली ब्रजेश सिंह चल। आज सर एकाएक अल, सब मन वो जमीन के विवाद रहे सर। जमीन के विवाद रहे तब वो सब जो अवैध काम करे थे, हमें लिखाई ले लिए। तब कल के कि लाख रुपए बीघा से जमीन क्या टैक्स देबो तब जमीन जोते देंगे। तो हम छौराही थाना गेलिए 4वें महीना 24 तारीख छौराही थाना में आवेदन दिलिए। पैसा वाला सब आदमी रहे, 1 महीना धर कोई सुनवाई छौराही थाना नहीं के। तब आपके कोर्ट में हमें आपके केस के लिए। और बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने गोपालगंज पुलिस के साथ छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी की पहचान सलमान अली के तौर पर की गई है। सलमान अली बरौली थाना क्षेत्र के संदली गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से अलग अलग कंपनियों के 17 सिम कार्ड, 18 डेबिट कार्ड, महंगे मोबाइल और कई आपत्तिजनक
सामान बरामद कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस के साथ गोपालगंज पुलिस ने बरौली थाने के संदली गांव में छापेमारी की और इसी छापेमारी के दौरान सलमान अली को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि यह साइबर अपराधियों को प्रशिक्षण देता था, साइबर फ्रॉड कर पैसे मंगाता था और दुबई भेजता था। वहीं पुलिस जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक सूचना मिली थी गोपालगंज पुलिस को कि एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर रैकेट के तार हमारे यहाँ भी कुछ जुड़े हुए हैं और इसी सूचना का हम लोगों ने सत्यापन किया और सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई और इसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो एक साइबर रैकेट चला रहा था और बेसिकली ये हैंडलर का काम करता था, इंटरमीडियरी का काम करता था और इसके पास से दर्जनों सिम कार्ड, दर्जनों एटीएम और डेबिट कार्ड मिले हैं, लैपटॉप्स मिले हैं और कई तरह के गैजेट्स भी मिले हैं। हम लोगों ने इससे पूछताछ किया है और हम लोग पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। मुंगेर शहरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहरवासियों को जल्द शुद्ध पेयजल मिलेगा। शहरी जल आपूर्ति का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। जेएमसी एजेंसी ने कष्टहरणी घाट स्थित जेट्टी पंपिंग मशीन से लेकर कस्तूरबा वाटर वर्क्स स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ट्रायल रन किया। एजेंसी के परियोजना प्रबंधक सोमेश शर्मा ने बताया कि 3 महीने तक लगातार रैंडम ट्रायल चलेगा और 40,000 घरों में कनेक्शंस का काम पूरा कर लिया गया है। जल आपूर्ति के लिए समूचे शहर को 5 जोन में बांटा गया है जहां पर वाटर टावर बनाए गए हैं। 2 जोन का वाटर टावर पूरी तरह से तैयार है। पहले चरण में 16,000 घरों में 25 जुलाई से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। 6 महीने का प्रोसेस है। 3 महीने रैंडम चलाना है, 3 महीने फुल फ्लैश चलाना है सारी जोन में। आज पानी यहाँ से WTP तक छोड़ेंगे हम, उसके बाद पानी फिर WTP का ट्रायल रन होगा मंडे से वहाँ DG लगाने का, तो फिर पानी ये सब जोन 3 और 5 में छोड़ना शुरू कर देंगे, वहाँ से सप्लाई शुरू करेंगे। उसका फिर नेक्स्ट फेज में अगली जोन में आएंगे, 1, 4 और 2 ये तीनों जोन कवर करेंगे। और बड़ी खबर वाल्मीकिनगर से आ रही है जहां वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। नेपाल की तराई के क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। फिलहाल गंडक नदी में 1,06,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। फिलहाल खतरा तो नहीं है, लेकिन जिस गति से जलस्तर बढ़ रहा है निश्चित तौर पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की चिंता बढ़ गई है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। तराई क्षेत्र में हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से 1,06,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में किया जा रहा है, जो बरसात के दिनों में तो सामान्य जरूर है, लेकिन जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वह निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और जिस तरह से नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद गंडक नदी के जलस्तर में और वृद्धि की आशंका जताई गई है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को अलर्ट कर दिया गया है और बांधों और तटबंधों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जिन बिंदुओं पर नदी दबाव बना रही है वहां फ्लड फाइटिंग का कार्य जरूर चल रहा है और बांधों को सुरक्षित करने के लिए जल संसाधन विभाग कई स्थानों पर कैंप कर फ्लड फाइटिंग का कार्य भी कर रही है। लेकिन धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बारिश अभी जारी है, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर गंडक नदी के आसपास रहने वालों लोगों के लिए चिंता की बात है। और धीरे धीरे यह जलस्तर अगर बढ़ता है तो उत्तर बिहार के एक बड़े इलाके फिर एक बार बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। खबर शेखपुरा से। सरकारी स्कूलों में अब काफी बदलाव देखा जा रहा है। डीएम और बीडीओ से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन बच्चे आज भी स्कूल आने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। स्कूलों में 60% से ज्यादा बच्चे गैर हाजिर रहते हैं। अरियरी प्रखंड के डीहा उत्क्रमित मिडिल स्कूल से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। हम अभी डीहा मिडिल स्कूल में हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे भी हैं, लेकिन तब भी जो नामांकित बच्चे वो नहीं आ पाए हैं और अप टू डेट किया जा रहा है। देख लीजिए डायरी बच्चों का ये दिया जा रहा है ताकि शिक्षा एजुकेशन इनको सही रूप से क्या मिल रहा है, प्रत्येक दिन की क्या पढ़ाई हो रही है वो जांचा जा रहा है। इनके गार्जियन भी इस डायरी के माध्यम से जान पाएंगे कि बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं।
अभी सर के हेड सर हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या व्यवस्था आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि बच्चों को जो उपस्थिति होना चाहिए उसमें कमी हो रही है, इसके कारण क्या है? आप आइए सर, बताइए सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विमल किशोर। स्कूल का नाम सर? ऐसे तो दो, ये हो गया मध्य विद्यालय और बगल में है उच्च विद्यालय, लेकिन दोनों का नाम एक ही है, उच्च माध्यमिक विद्यालय दिया। सर, जो बातें आ रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर, क्या प्रयास किया जा रहा है आपका? प्रयास तो बहुत किया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी प्रयास किया गया और शिक्षकों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। गली में हम लोग गाँव में जाकर घूम कर बच्चे को बुलाने को भी काम करते हैं। कल भी हम लोग बच्चों का रैली निकाल करके बुलाया गया, बच्चों के गार्जियन को भी बैठक हम लोग करते हैं गार्जियन के साथ भी। कहाँ आपके नज़र में दिखती है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते, नामांकन करा लिया जाता फिर नहीं आते, कहाँ कमी दिखता है? कुछ गार्जियन का भी दोष है, गार्जियन का भी कुछ दोष है। घर से बोलते हैं कि बच्चे भेज देते हैं स्कूल और रास्ते में ही कुछ बच्चे अटक जाते हैं, तो स्कूल तक जब तक बच्चे नहीं आएंगे तो हम गाँव पर रास्ते तो लाएंगे सर हम लोग। तो निश्चित रूप से सही कहा गया है कि अगर शिक्षा में सुधार करनी है तो गांव के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। उनका जब तक सहभागिता नहीं होगी तब तक बेहतर शिक्षा प्रबंधन की बात जो कहा जा रहा है वो बेमानी होगा। आइए हम आम लोगों से अपील करते हैं कि आप भी सहयोग करिए और जो नामांकित बच्चे हैं निश्चित रूप से स्कूल आएँ ताकि सही शिक्षा पा सकें। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।